धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा दुनिया भर की कुछ रोचक खबरों से भी आपको कराते हैं रूबरू, और पर्दे के पीछे की जो खबर होते हैं उसे भी रखते हैं आपके सामने, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबरों की खबर से दूर हटके खबर सामने आई है ऑस्ट्रेलिया से। बताया जा रहा है कि 40 साल का एक शख्स है, उसको आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया है। अस्पताल के अंदर ही नहीं रहा, बाहर भी घूमता रहा। 40 दिनों तक उसको ये हार्ट लगा रहा। क्या वाकई में आने वाले समय में किडनी और हार्ट जो है वो आर्टिफिशियल लगाए जाएंगे क्या? यह बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोग्रेस है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि विज्ञान की अभी जो परिस्थिति है, स्थिति है, वह जो है वह शासक वर्ग के उत्पादन में और मुनाफाखोरी के लिए काम करता है। इसलिए उसका जो विकास है नंबर 1 वह कुंठित है, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेडिकल साइंस पे जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी ये कि आम जनता से बहुत दूर है। 21वीं शताब्दी में यहाँ के लोग जो हैं सो ताबीज लगा के गंगा नदी में घुस के और पता नहीं क्या क्या करके पूरे अफ्रीका में चल जाए तो वहां की स्थिति और भी बदतर है, और लोग अंधविश्वास के दलदल में बुरी तरह गिरे हुए हैं। जहां तक इस आर्टिफिशियल हार्ट की बात है, यानी पूरा का पूरा लगा दिया, 40 दिन नहीं बल्कि उससे ज्यादा दिन जीवित रहे हैं, और उसके बदलने के पहले अगला जो यदि बदलते हैं तो 100 दिन से अधिक रहे हैं। और इसके पहले मैं बता दूं कि पूरा डिटेल तो मुझे अब नहीं याद है, लेकिन करीब 2 दशक पहले या उससे भी पहले हमारे असम में पूर्वी उत्तरी पूर्वी राज्य जो है, वहां पे एक डॉक्टर ने पिग यानी सुअर के हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था मानव के साथ, और वो जिंदा रहा था कुछ दिन तक, बाद में मर गया था। तो इसके बावजूद कि उसको हम मदद करते, ठीक है मर गया, इस विज्ञान को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते, उसको पुलिस के को थमा दिया, और जहां तक जो भी उसका आईओ था उसने उठाकर जेल में डाल दिया, किसने हत्या की वगैरह वगैरह, क्या वो मुझे नहीं पता। तो 2 तरीके से हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। एक तो कोई डोनेट करे, या बंदा मर रहा है, जस्ट उसके खत्म होने से पहले उसका हार्ट लिया, और वह कहते हैं कि 8 से 10 साल तक चलता है, लेकिन वह बहुत महंगा पड़ता है, और अभी तक उसका जोड़ना एक तरह से करना बहुत मुश्किल है। और यह जो आर्टिफिशियल है जो बना है, ये अभी 100 दिन से अधिक चल पड़ा है। तो इनके बनाने वालों का कहना है अभी तक यह 6ठा या 10वां एक्सपेरिमेंट था। इसके पहले अमेरिका में हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई वाले बड़े गदगद हो रहे हैं। आगे आने वाले समयों में बहुत लंबे समय तक चलेगा, लेकिन अधिक से अधिक जितना भारी इसका दाम लगेगा, जो बाजार में आएगा, 6000 लोगों को ही दिया जा सकेगा, जो कि वास्तव में देखें तो पूरे विश्व भर में हर साल 2 से 2.25 करोड़ लोग हार्ट अटैक से या तो मरते हैं या फिर जैसे तैसे करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विज्ञान का इस्तेमाल या उससे जो तकनीकी आ रहा है उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। फिर भी यह एक बहुत बड़ा मानव समाज के लिए एक आगे का बढ़ता हुआ कदम है। जी पता नहीं बच्चे भी आने वाले समय में आर्टिफिशियल तौर पे खैर पैदा होने लग जाएंगे क्या। खैर अगली खबर का रुख कर लेते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं क्योंकि और बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास। पहले खबर चली कि एलन मस्क ने एयरटेल के साथ समझौता कर लिया है और भारत में अभी स्टारलिंक को मंजूरी नहीं मिली है। फिर उसके बाद खबर आ गई कुछ ही देर बाद कि नहीं साहब, जियो से भी समझौता किया। तो ये धंधेबाजी क्या है, दोनों से समझौता कर रहे हैं? असल में दोनों मिलके करीब 2-3 साल पहले ही एलन मस्क की कोशिश थी कि स्टारलिंक को ले आए, लेकिन वो लाना चाहते थे तो सीधे के सीधे कि हमें फ्रीडम मिल जाए, जैसे अमेरिका के अंदर ही कर रहे हो, चूंकि उनकी पसंदीदा सरकार यहाँ भारत सरकार में है। लेकिन ये दोनों उसका विरोध कर रहे थे, कारण कि ये दोनों कह रहे थे कि यहाँ आ रहे हो तो हमें स्पेक्ट्रम यानी जो जितना विड्थ है, ब्रॉडबैंड विड्थ है, वो खरीदना पड़ता है सरकार से, पैसे देने पड़ते हैं, लाइसेंस फी देना पड़ता है। ये सब इसके लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा कैसे होगा, तब तो उनका बहुत सस्ता हो जाएगा। इसके बावजूद कि वो स्टारलिंक से है और हमारा जो फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह लगा तो बेकार हो जाएगा। हालांकि ये कहने से चूक रहे हैं कि बीएसएनएल के जितना भी टावर थे जो ट्रांसमिशन करते थे, जितना भी फाइबर लिंक्स था, ये मुफ्त में उससे ले रहे थे तकरीबन।
बिल्कुल। हाँ, और उसी के आधार पर कड़े उन्होंने बीएसएनएल एमटीएनएल को बर्बाद कर दिया और हमें मजबूरन इनको आना पड़ा। पहले तथाकथित रूप से फ्री में थे, अब ये कर रहे हैं। हालांकि स्पेस एक्स का अभी बहुत महंगा होएगा। और ये भी बता दूं कि स्पेस एक्स की जहां तक बात है, इनके 6000 सैटेलाइट पूरे मतलब आकाश में ऊपर में घूम रहे हैं और 2/3 दुनिया का जितने भी सैटेलाइट है इन्हीं के साथ है। हमारा एक चले जाता चांद पर, हम कूदना शुरू करते हैं कि पता नहीं क्या थे और क्या हम हो गए, जो कि वर्षों से नहीं दशकों से इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का रिजीम रहा है और बीच में भाजपा या अभी भाजपा का रिजीम रहा हो, तो वह चीज रहा है। लेकिन अब जो है, जो केबल शो क्या आता था और जिसमें केबल का बहुत समस्या होता है, आप भी उससे झेलते हैं, मैं भी झेलता हूं, लाल लाल हो जाता है, केबल कट जाता है, पावर कट हो जाता है, बहुत समस्या है। और ये स्टारलिंक्स आने का मतलब ये स्पीड जो है सो 5G से 6G होता हुआ है, एक बहुत बेहतरीन स्पीड होगा, बिना ब्रेक के हमें सर्विसेज मिलेगा। यह विज्ञान वहां भी पहुंच गया जिसकी बात मैं हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूं, लेकिन हम आम लोगों से बाहर की चीज है। जहां तक इनकी आपसी की बात है, अब यह मिलके भारत के जो उपभोक्ता हैं उनको लूटेंगे। इस पे एलॉन मस्क तैयार हो गए, लेकिन अंत में ये चूंकि उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, हर तरीके से, वो जो है इन दोनों को धीमे धीमे दरकिनार करने की कोशिश करेंगे। पूंजीवाद का यही नियम है, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं। मैं इसके पीछे की जो स्थिति है उसको समझना चाह रहा हूं काफी देर से सर, और जब से खबर पड़ी तब से मेरे जहन में आ रहा था। मतलब दो बड़े धंधेबाज हैं, एयरटेल है और जियो है, दोनों को चिपका दिया मस्क के साथ। यहाँ की सरकार ने तो इशारा दिया ही होगा, दोनों में बांट दिया जाएगा, मतलब कोई भी नाराज ना हो। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और ये दोनों मिलकर उसकी टक्कर करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है शायद 3 महीने के लिए अभी 600 या 700 रुपया प्रति माह हो गया है, उसमें भी डेटा लिमिटेड है, और नहीं तो खत्म हो गया। पहले हम कुछ पैसा भर देते थे, भले ही आउटगोइंग कॉल खत्म हो जाए, इनकमिंग रहता था, वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने। अब देखिए इनका क्या हश्र होता है। और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मैं इसमें खुश हूं, हालांकि हमें बहुत खुश होने के नहीं है। हम जहां तक यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, हमारा तो बैंड बजने ही वाला है धीमे धीमे, चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे स्टारलिंक्स है, चाहे वो पुराने जमाने वाला हम फोन घुमा घुमा के कनेक्ट करते थे। लेकिन यहां के जो पूंजीपति वर्ग जो हैं, जो बिखरे हुए थे, अब वो कार्टेल बना रहे हैं एक बहुत बड़े पूंजीपति के खिलाफ। कब तक टिकेंगे ये लोग? चलिए जी, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। वहां के बलूचिस्तान से एक ट्रेन चली थी, केपी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की, और रास्ते में उसको बीएलए ने जो है हाईजैक कर लिया। अब खबर आ रही है कि 33 आतंकी बीएलए के मारे गए हैं, 21 यात्री भी उन्होंने मार डाले फौज के पहुंचने से पहले ही, 4 फौजी भी उसमें शहीद हुए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सच नहीं बता रही है पाकिस्तान की सरकार, अभी भी बीएलए के कब्जे में अभी भी बहुत सारे लोग हैं। 200 ताबूत क्यों पहुंचे वरना? सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह जो ट्रेन था, यह पैसेंजर या गुड्स ट्रेन नहीं था, बल्कि यह मुख्य रूप से वहां के आर्मी के लोगों को, भले ही वो सुरक्षा वाले हों या ऑफेंसिव ऑपरेशंस वाले हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो आ रहे थे। हाँ, ये लोग बाएं निहत्था थे, क्योंकि यह लोग अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आ रहे थे, नहीं तो सिचुएशन कुछ और होता। नंबर 2, जहां तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इतने पावरफुल हो गए कि पूरा का पूरा ट्रेन ही इन्होंने अबडक्ट कर लिया, उसका अपहरण कर लिया। यहां भी हमारे यहाँ कभी बस का होता है, वहां भी होता है, दुनिया में होते रहता है, बसेस वगैरह पे कई फिल्में बनी, लेकिन पूरा का पूरा ट्रेन ही कर रहे हैं। विमान का भी तो करते हैं ना सर, यात्री विमान। विमान का करना यदि प्रवेश कर जाते तो आसान इसलिए है कि वहां 2 पायलट को पकड़ लेना है। एयर होस्टेसेस के पास कोई ना गन होता है, ना कुछ होता है, ना बेचारी लड़ सकती हैं। तो उस हालत में ये ट्रेंड होते हैं और ये मरने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास ये हम उड़ा देंगे तो पूरा जहाज चले जाएगा। आतंक तो यह भी एक तरह से मैं कहूंगा आतंकी हमला है। लेकिन एक तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के रिजॉल्व कमिटमेंट कि हम उसके सामने झुकेंगे नहीं, ठीक है, इन्होंने लड़ा, लेकिन जिस तरीके से लड़ा, लगता है कि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ को ये बंधक भी बना के लेके जंगलों में दूर दराज लेके चले गए हैं, इनके भी लोग मारे गए हैं। और पाकिस्तान कहीं से भी जो कभी इस तरह के टेररिज्म का वो एक्सपोर्ट करता था, चाहे अफगानिस्तान हो, कुछ हद तक भारत में भी, कश्मीर में हो, खुद ही इसका शिकार बन रहा है। और जब तक यह अमेरिकी चापलूसी नहीं बंद करता है,
जी। और जब तक यहाँ के चंद लोग जो सत्ता में हैं आर्मी के साथ मिलके वह काम नहीं करते हैं, जब तक जनता अपने हाथ में नहीं लेती है, ये घटनाएं और बढ़ती ही रहेंगी, खत्म नहीं होगा। जी चलिए, एक और दिलचस्प खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। 26 औरतें हैं, महिलाएं हैं, को टोटल मिलाकर 41 भिखारी हैं, जिनको कुआलालंपुर से वापस पाकिस्तान भेजा गया था। मैं आपके सामने पहले भी कई बार कह चुका हूं कि यहाँ के लोग विदेशों में जा जाके भीख मांगते हैं और करोड़पति हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, केवल पाकिस्तान में नहीं, पूरी दक्षिण एशिया की बात करें, हमारे क्षेत्रों में करें, जो बाहर जाके भाग रहे हैं, काम नहीं मिलता है तो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, ये हालत है। और खबर के हिसाब से भी था कि ये लोग मुख्य रूप से अरब कंट्रीज के कई देशों में पहले जाते थे, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, सब में जाते थे। वहां पे जब वहां की सत्ता सजग हुई और इन्होंने मारना पीटना शुरू किया, वापस पाकिस्तान भेज दिया, इनको मलेशिया मिला। आसपास तो कोई क्षेत्र है नहीं, और इसमें ये लोग गए हैं तो मलेशिया में भी ये चीजें शुरू हो गई पता करना, और इसमें से आजाद कश्मीर के भी कई लोग हैं, औरतें भी हैं। तो दुर्भाग्य है जनता का कि वह शरणार्थी बन के भाग रही हैं, भिखमंगे बन रहे हैं, चाहे अपने देश में हो चाहे विदेश में हो। विदेश में भीख मांगने के लिए ही गए हो, मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन वहां जाके जब कोई काम नहीं मिला तो भिखमंगे बन गए बेचारे। और हमें पता है कि यूक्रेन के और इर्द गिर्द के कई क्षेत्रों की लड़कियां हमारे देश में दूसरे देशों में भी अपना शरीर बेचने के लिए आती हैं। तो पूरे विश्व का बहुत बुरा हाल है जहां तक काम करने की आजादी है और जो भी है। जी, आपने शब्द इस्तेमाल किया आजाद कश्मीर, ये तो पाकिस्तान का मीडिया बोलता है सर, हम लोग तो पीओके बताते हैं उसको। अच्छा, वो निकल गया। चलिए, पीओके ही मैं कहता हूं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहे, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, पूरे विश्व भर में जब तक वहां की जनता अपनी सत्ता हाथ में नहीं लेती है, तब तक उनका आजाद होना ना आजाद होना कोई मायने नहीं है। जी, चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है, ग्रीनलैंड चुनाव से जुड़ी। नतीजे किस ओर जा रहे हैं, ट्रंप के हक में, ट्रंप के खिलाफ? नहीं, यह तो ट्रंप के पक्ष में नहीं है। उनके पक्ष में जो था, जो चाहते थे कि वो करें, वो कहीं से भी इसके आसपास नहीं है। हालांकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, वो 31 सीट की पार्लियामेंट है, यानी 16 मिलना चाहिए था, नहीं हुआ। और जो सबसे आगे हैं डेमोक्रेट्स हैं, टोटल अभी भी नहीं आया, लेकिन वो 12, 13, 10 के आसपास टिके हुए हैं, 30% वोट के बावजूद। लेकिन वैसे लोग जो तथाकथित रूप से पहले थोड़े लेफ्ट थे, ये लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं, ये सब एक्चुअली बकवास है, जो भी है, बेचारे छोटा सा देश है, कर भी क्या सकते हैं। लेकिन अब इनका यह साफ है, पहली बात, कि डेनमार्क के अंदर में भी नहीं रहेंगे। डेनमार्क से जो अमेरिका खरीद और फरोख्त करना चाहता था ग्रीनलैंड को, तो कहते हैं कि डेनमार्क हमारा कोई बॉस थोड़ी, हम स्वतंत्र रहेंगे। नंबर 2, हम अमेरिका में कभी भी शामिल नहीं होंगे। अब वो देखने की बात है, वक्त कहीं ऐसा आ जाता है, यदि तीसरी बार संविधान परिवर्तन करके ट्रंप सत्ता में वापस आते हैं, तो हो सकता है सेना ही कुछ भेज दे, और ज्यादा भेजने की थोड़ी जरूरत है, एक डिवीजन भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 या 2 ब्रिगेड भेज देंगे तो सब चीज खत्म हो जाएगा। क्योंकि जहां तक छोटे देशों के स्वतंत्रता की बात है, और दुनिया में तकरीबन खत्म सा हो रहा है, और तभी टिका हुआ है जो अमेरिकी या रूसी छत्र छाया में जाए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे बात करेंगे कि किस तरीके से पूरा बाजार डूबा पड़ा है और अमेरिका अपने टैरिफ वार में लगे हुए हैं। पर क्या G7 की जो मीटिंग होगी सर, वो इस टैरिफ वार को रोक पाएगी? G7 की मीटिंग में कुछ नहीं होगी, जरूर इनके बीच में कहा सुनी होगी, हंगामा होगा, शोर शराबा होगा, जो बंद कमरे के बीच में होगा, ओपनली तो नहीं होगा। हालांकि ये कनाडा में होने वाला है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कनाडा में जो हो रहा है, क्योंकि कनाडा भी जो है उस टैरिफ वार में शामिल हो चुका है। 25% जो लगा हुआ, खासकर एल्यूमिनियम और उस तरह की चीजों पर जो लगाया गया है, जिसमें और भी देश शामिल है, सब के सब उसमें लगे पड़े हैं। जी, चलिए देखते हैं कहां तक जाता है ये मामला, क्योंकि कनाडा ने भी पलटवार कर दिया है, यूरोपीय यूनियन भी पलटवार कर रहा है अमेरिका की तरफ, और वहां की अर्थव्यवस्था डूबती हुई दिख रही है। लेकिन ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि ये नई अर्थव्यवस्था में हमें देश को लाना है, ये सब चीजें तो होंगी ही। रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग का। पहला जो अपडेट है यहां पर वो ये कि ज़ेलेंस्की बड़े खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी तो मेरी बेइज्जती की थी ट्रंप ने, लेकिन इससे भी बड़ी बेइज्जती है वो जो है पुतिन की करेंगे, क्योंकि अगर वो 30 दिन के लिए तैयार नहीं हुए तो 30 दिन के लिए तैयार नहीं हुए तो अभी तक डायरेक्टली रिएक्शंस जो है, प्रतिक्रिया जो है, वह रशियन फेडरेशन या रशियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, पुतिन की तरफ से नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं, विटकॉफ शायद आज पहुंचे, कल पहुंचे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, और वह पहुंचते हैं तो वहां बातचीत होगी मॉस्को में। क्या क्या शर्तें हैं, केवल 30 दिन की उसी आधार पे है जो
जेलेंस्की समझ रहे हैं, जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 30 दिन की जो बंदी होगी उसके अंदर में हम कहीं से भी आर्म्स अम्युनिशन सप्लाई को नहीं रोकेंगे, यानी हम अपनी सेनाओं में करते रहेंगे। हमारा जो मोबिलाइजेशन है, जो कुछ हद तक कई युवकों को जबरदस्ती पकड़ के किया जा रहा है आर्मी के लिए, वह जारी रहेगा। जिन जिन क्षेत्रों पे रूस ने कब्जा किया है तथाकथित रूप से यूक्रेन के क्षेत्रों में, उनको हम नहीं मानेंगे कि रूस का है, क्रीमिया को भी मिला के, बाकी जो जापोरेजिया, खारको, खारसन वो तो है ही है, उन सबको मिलाकर, और हम किसी भी पुतिन के शर्त को नहीं मानेंगे। वह तो यहां तक कर रहे हैं कि वास्तविक शांति तभी होगी जब पुतिन मरेंगे या मार दिए जाएंगे। तो इस हालात में अब जो कूद रहे हैं, जो बिल्कुल पीछे की तरफ गए थे, अब आगे की तरफ बढ़ के कर रहे हैं। और यदि यही आधार है कि अमेरिकी के राष्ट्रपति और उनके जो बाकी लोग कह रहे हैं कि जो नहीं मानते हैं पुतिन, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, तो उन पे अब मैक्सिमम लगाएगा। कई हजार रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी, अब क्या लगाएंगे? वह कह रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम ठप कर देंगे, और अगला रिस्ट्रिक्शन यदि बनता है तो वही होगा कि वह ब्लॉकेड करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ब्लॉकेड में ये अंतर है कि रिस्ट्रिक्शन मतलब उसको मना कर दिया, और कभी कदार जहां तहां पकड़ लिया, जैसे वो ईरान के जहाजों को पकड़ लेते हैं। ब्लॉकेड मतलब समुद्र के किनारे, लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सी में अपने वॉरशिप्स लगा देंगे कि यहां से ना तेल का, ना गेहूं अनाज का, ना कोई शिप रूस का बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। यह हालत यदि करते हैं। नंबर 2, यदि एयरफोर्स का यदि कुछ भी आता है यूक्रेन के खास हिस्से में, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करते हैं ब्लॉकेड के हिस्सा में, और तीसरे यूरोपियन यूनियन या नेटो के सैनिक आते हैं, तो वह तो खुलेआम थर्ड वर्ल्ड वॉर है। तो इस मैक्सिमम जो प्रेशर की बात करते हैं वो ईरान के अगेंस्ट में कुछ हद तक चल सकता है, और बेचारा कनाडा और ग्रीनलैंड के अगेंस्ट में, पनामा में तो चल ही गया वहां पे, जहां के उनके पोर्ट पर चीन की जो भी BRI जो अगला बनने वाला था उसने विड्रॉ कर लिया फ्यूचर के लिए। रूस के खिलाफ नहीं चलेगा, हालांकि पुतिन अभी शांत है, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यदि ये शर्तें जो मैंने अभी ऊपर लिस्ट की है, जो जेलेंस्की समझ रहे हैं, तो यह शांति नहीं होगी, और हम फिर से विश्व युद्ध की तरफ जो भी चल रहे थे दौड़ने लगेंगे। जी, उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी में कल जो हादसा हुआ था उसमें एक ड्राइवर पकड़ा गया और वो रूसी है। ये संयोग है या ये जो तनातनी शुरू हुई है उसी के चलते उसको निशाना बनाया जा रहा है? ये तो संयोग है। यह जो इनका शिप जो जा रहा था, जिसने अमेरिकी टैंकर को ठोका, और कहीं ना कहीं से गलती तो हुई है दोनों। और ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो सबसे पहला जो ब्लेम आता है वो कैप्टन पे आता है। और अभी वहां के जितने भी मीडिया हैं, खासकर यूके का, जिन्होंने इसके कैप्टन को पकड़ लिया है, उनका कहना है कि आज के जो एडवांस टेक्नोलॉजी जिसकी चर्चा मैं भी कर रहा था हमारे पिछले उसमें भला एक कैसे संभव है। लेकिन यह संभव हो, उदाहरण तो मैंने हवाई जहाज का भी, जो अमेरिका के अंदर में हुआ टेक ऑफ, और एक दूसरा जो टैक्सी कर रहा था उसके बीच में बाल बच्चे हैं। तो ये घटनाएं जो है यह संयोग है, और रूसी कैप्टन हो जाने से स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी उसके जो थे वो फिलीपींस के थे, उसका जो सेकंड इन कमांड था, जो क्रू थे, कुछ रशियन भी थे, और उसका जो फ्लैगशिप था वो किसी और कंट्री का था। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, और यह एक मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य है। लेकिन हाँ, ये जांच होना चाहिए। उनके ऊपर आरोप यह है कि इनका ग्रॉस नेग्लिजेंस है। जी, चलिए अब अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं, और यहां पर जो पहला अपडेट है वो है सुनीता विलियम्स के हवाले से। अभी कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि जल्दी सुनीता विलियम्स वापस धरती पे आ सकती हैं, लेकिन नासा ने वो उड़ान कल फिर रद्द कर दी। उड़ान रद्द नहीं हुआ, उड़ान पोस्टपोन हो गया। आज हो सकता है शाम में, वहां के शाम में जब भी है फिर से जाए। उनका जो स्टैंड था जिसपे यह स्पेसक्राफ्ट खड़ा था, उसका हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गया। यानी जब लॉन्च होता है तो हाइड्रोलिक सिस्टम का जो भी आर्म्स होता है जिसके ऊपर होते हैं पकड़ा हुआ, वो खुलना था, यानी जस्ट लॉन्च होने के पहले उसमें गड़बड़ी आ गई, तो उसके साथ तो वो जा नहीं सकता था। यानी स्पेसक्राफ्ट में अभी भी कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ घंटों का या कहें तो एक दिन का हो गया। उम्मीद करता हूं कि वो ठीक हो जाएगा। और पिछले 6-7 महीने से जो चिपकी हुई है बेचारी वहां पे अपने दूसरे साथी के साथ, बुच कुछ नाम है उनका जो भी है, तो वो भी वहां पे हैं, बुच विलमोर, तो ये दोनों हैं। और उम्मीद करता हूं कि जो 10वां स्पेस शिफ्ट जो जाएगा, जो क्रू जाएंगे, 4 जा रहे हैं उसमें, और उसमें एक रशियन भी है,
बाय द वे इन दोनों का, यूएस और रशिया का, इतने खराब स्थिति के बाद ट्रंप के पहले भी इस मामले में जो उनका कोऑपरेशन था वो जारी रहा। उन्होंने आपस में बातें की, उन्होंने कहा व्हाट द हेल, ये तो हम चलते हैं, वो तो दुनिया के बाहर की चीजें, वहां हम क्यों रोके। तो उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी आ जाएंगी। जी ठीक है। अब कुत्ते भी अमेरिका में गोली मारकर हत्या करने लगे हैं और उसका पंजा भी नहीं निकल पा रहा है ट्रिगर में से। अब ये कहते हैं, देखिए ये पहली घटना नहीं घटी है, अमेरिका में 4-5 घटनाएं घट चुकी हैं अभी तक पिछले 2 वर्षों में। और उसमें जो है ये जो सो रहे हैं, कर रहे हैं, कुत्ते आके सुबह सुबह हमें, मतलब छोटा वाला कुत्ता हो बड़ा कुत्ता हो, कहते हैं कुत्तों का खेलने का शौक है, वो कूदने लगते हैं। तो तुमने सोने के बिस्तर में वहां गन क्यों रखा हुआ है कि उसको ट्रिगर गार्ड जो होता है ना, जिसके ऊपर उंगली रखते हैं ऐसे गार्ड होता है, उसके अंदर उसका पंजा फंस गया और निकाल नहीं पाया, जो जंप कर रहा था उसमें फायर हो गया। लकली ये तो बच गया क्योंकि इसके जांग में लगा, लेकिन इसके पहले 1-2 आदमी मर भी चुके हैं और यह बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो गन का लॉ जो भी हो, ठीक है, मानते तुम्हारा फ्रीडम है बंदूक लेके घूमना, लेकिन सोने के समय में वहां पे तुम्हें पता है कि कुत्ता है, इस तरह घटनाएं घट रही, क्यों रख रहे हो? तो निहायत ही बेवकूफी और मैं कहूं तो ग्रॉस नेग्लिजेंस है, जिसके कारण वो बेचारा शिप का कप्तान जो है सो यूके पुलिस के अंदर में है अभी। जी, वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि आदमी से ज्यादा कुत्तों से प्यार है, उसको बिस्तर में लेके सोया जाता है। ये तो है, ये तो दिखाया जाता है, वह तो मैंने भारत में भी देखा है, कई जगह है। और कुत्तों से, बिल्लियों से, आजकल उसकी खरीद फरोख्त भी ऑनलाइन भी बिल्लियां आने लगी है। 3-3 हजार की एक छोटी सी बिल्ली की बच्ची आती है और शायद दाम भी बढ़ गया हो। तो खैर मैं तो कभी ना खरीदूं, 3,000 में हमारे कई किलो मुर्गे आ जाएंगे। जी खैर चलिए, मस्क का रुख कर लेते हैं। उनकी ट्रांसजेंडर बेटी फिर उन पे गंभीर आरोप लगा रही है, इस बार क्या हुआ? ये अजीबो गरीब स्थिति है। उनका वही कहना है, आईवीएफ जो है हमारे भी होता है, इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी वो ग्लास में, जार में जिसके एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पे मतलब पुरुष स्त्री के बीच अंडा, उसका स्पर्म लेके उसको जो अलग से करके फिर लाते हैं। उसमें यह भी है कि आप जेंडर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी लड़का होगा कि लड़की। भारत में यह बैंड है कि आप लड़का लड़की करें, आईवीएफ करवाएं, लेकिन जो भी होगा ऑटोमेटिकली होगा, आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। अमेरिका में यह कानूनन अधिकार है लोगों का। और यह कहती है कि उन्होंने जानबूझकर इनका बेटा का सेलेक्ट किया था, बाद में जो बड़ी हुई तो बेटी का इसमें नेचर था, इनका जो भी था गर्भ में ही गड़बड़ हो गया, और उसके बाद से अब जो है सो कि ट्रांसजेंडर बन गई, कहीं की नहीं रही। और इनके मन में अपने बाप के प्रति जबरदस्त घृणा है। और ये शुरुआती दौर की बेटी या बेटा जो भी है, शुरुआती दौर के, जबकि अभी 12-14 हैं, शुरू में 5 थे, और 5 में इन्होंने आईवीएफ से करवाया, जबकि सब के सब लड़के हैं। तो इनकी बात में जहां तक है वह संभव है कि वो सही है, लेकिन कानूनन मस्क गलत नहीं है। लेकिन यदि हम एथिकली देखें, एक मानवीय मूल्य देखें, तो मस्क एक इस मामले में एक अच्छे इंसान नहीं है। जी चलिए, अब रुख कर लेते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों का, या यूं कहें कि मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरों का। और पहला जो इसमें अपडेट है वो है ट्रंप के हवाले से। कल आयरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो जवाब दे दिया कि गाजा से कोई किसी को नहीं निकाल रहा है। हाँ, जहां तक आयरलैंड की बात है, वहां की जनता, वहां की सरकार बहुत ही प्रो पैलेस्टीन है, क्योंकि वो लोग भी दशकों तक उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, जिसमें आर्म स्ट्रगल है, यानी हथियार बंद आंदोलन के साथ इन्होंने किया है, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता पाई है। और इसलिए उन्हें कहते हैं कि 1967 के बाद से जो पैलेस्टीनियों के साथ हो रहा है वह दुनिया के लिए आज के युग में एक भयानक हादसा है। और इसलिए जब उनके सामने पूछा गया, माइकल मार्टिन से जब पूछा गया था कि भाई वहां के प्रधानमंत्री आयरलैंड के, तो इन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से पैलेस्टीन जनता के साथ हैं, उनकी मानवीय सहायता नहीं दी जा रही है, उसके हम खिलाफ हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि जो भी बंदी हैं दोनों तरफ एक दूसरे को छोड़ना चाहिए और दोनों के बीच में शांति होनी चाहिए, लेकिन पैलेस्टीन को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ट्रंप के लिए सामने तो बड़ी बात थी, लेकिन यहाँ पे बहसा बहसी नहीं हुई। लेकिन जब ट्रंप से सवाल पूछा गया जो आपने कहा, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, नो वन इज फोर्सिंग नो वन टू गो, यानी कोई किसी को भी कोई भी दबाव नहीं डाल रहा है कि यहां से छोड़े, वो उनका है, वह वहीं रहेंगे। ये ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो इस मामले में ट्रंप की पैंतरेबाजी पे हमें सवाल उठाने चाहिए, ये आयरलैंड एक छोटा सा देश है, उसके प्रधानमंत्री को सलाम करना चाहिए?
प्रधानमंत्री को सलाम करना चाहिए ऐसे ताकत को जो ट्रंप के सामने दुनिया का सबसे खूंखार अभी राष्ट्रपति के रूप में जो सामने आ रहा है, सबसे खूंखार साम्राज्यवादी देश के जो राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ यदि ऐसे लोग जाकर अपना सर उठाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें हम सलाम करते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वरना अमेरिका की जो दोगलापंथी है वो तो रुक नहीं रही है। तुलसी गबार्ड, जिनको वहां की खुफिया विभाग का मंत्री बनाया गया, उन्होंने एक शख्स की नियुक्ति कर दी। बाद में पता चला अरे ये तो इसराइल के खिलाफ बोलता है, उसकी आलोचना करता है, तुरंत उस नियुक्ति को रोक दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है। चक शूमर फिर से एक बार चर्चा में है और इस बार ट्रंप ने कह दिया है कि बंदा पहले यहूदी था, फिलिस्तीनी हो गया है। अब देखिए बदमाशी, ये दोगलापन की मतलब हद है ना। ये जहां तक शूमर जिनकी बात कर रहे हैं, एक डेमोक्रेट हैं और वहां के पार्लियामेंट के मेंबर यानी सीनेटर भी हैं और वहां के मिनॉरिटी की देखभाल करने के लिए ये चीज है। तो इन्होंने जहां तक पहले बात की थी फिलिस्तीन के समर्थन में बात की थी, अभी भी कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। ऐसे चंद ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं अमेरिका के जो कि इनकी पक्ष में आते हैं, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के बारे में, 2 स्टेट को अपहोल्ड करते हैं। अब इसके बारे में ये कहते हैं ट्रंप कि पहले यह जो थे सो फिलिस्तीनी थे, है ना, पहले यहूदी थे यानी उनके पक्ष बोलते थे, अब फिलिस्तीनी हो गए। यह कोई मायने नहीं बनता है, यह बिल्कुल बकवास है, लेकिन वहां की जनता ताली ठोक रही है। और आजकल के अधिकांश जो तथाकथित रूप से वर्ल्ड लीडर हैं इसी तरह की बकवास करते हैं और खुद जनता उनकी तालियां ठोकती है। जी परमाणु मुद्दे पर लगता है ईरान को बड़ा एक मौका मिलने जा रहा है। बीजिंग में एक मीटिंग हो रही है जिसमें रूस भी शामिल होगा और ये सब उस दौर में हो रहा है जबकि ट्रंप ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी है परमाणु मुद्दे पर बात करने के लिए ईरान को। चिट्ठी की तो बात हमने की थी, यूएई के थ्रू जो गया वो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। यूएई की जो टॉप मोस्ट डिप्लोमेट हैं वो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से मिले, यानी ये सारा कुछ जो है सो गोल गोल चक्कर कट रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे ये जो प्रश्न आपने उठाया है, याद होगा कल आपने कहा था यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में 6 या 5 सदस्यों ने वहां पे बंद कमरे में बातचीत करने का सवाल उठाया ईरान के न्यूक्लियर एम्पावरमेंट के बारे में कि वह 60% संवर्धन कर रहा है, एनरिचमेंट कर रहा है। ऐसे मौके पर चीन बीजिंग में होगा और जो उसके वाइस फॉरेन मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करेंगे और यहाँ पे ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर या डिप्टी जो होंगे और रशिया के भी आएंगे और इन लोगों की मीटिंग करवाएंगे। यानी ऐसे मौके पर करना यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो, अमेरिकी राष्ट्रपति जो अपना दे रहे हैं ईरान को मौका, वो कर रहे हो, ईरान की तरफ से विरोध हो रहा है, गो टू हेल। इस पेजिशियन ने कह दिया था जो आपको करना है कर ले, मैं कुछ नहीं करूंगा। और उस हालत में मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है कि इनका ज्वाइंटली जो भी हो, नॉर्थ कोरिया को नहीं बुलाया है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। और यदि चीन खड़ा हो जाता है ओपनली, तब सिचुएशन कुछ और होगा, क्योंकि चीन ईरान से बहुत भारी मात्रा में तेल लेता है और उस हालत में एक बल मिलेगा ईरान को और पूरे मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी होगी उसमें भी अंतर आएगा। जी JCPO क्या है और उसको रशिया फिर से क्यों जिंदा करना चाहता है? ये एक है ज्वाइंट कोऑपरेशन प्लान ऑफ एक्शन, कंप्रहेंसिव, नॉट कोऑपरेशन, कंप्रहेंसिव। तो उसमें इस प्लान ऑफ एक्शन में जिसमें अमेरिका भी हिस्सा था 2017-18 के आसपास था, ट्रंप उससे बाहर निकल गए थे, उसका मतलब यही था कि ये सब जो लोग उसमें हैं मिलके ईरान के अंदर जो भी यूरेनियम के साथ हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल रखे कि कहीं वो मिलिट्री पावर तो नहीं बन रहा है। मिलिट्री पावर तो है, उसका मिलिट्री इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। यदि मिलिट्री इस्तेमाल करेगा यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है तब स्थिति खराब हो जाएगी। और फिर से रशिया चाह रहा है कि उसमें अमेरिका अंदर है। जो चीज एक लाइन कह दूं कि जो चीज अभी हमने पिछले प्रश्न के मैंने कहा कि जो ज्वाइंट मीटिंग हो रहा है पेकिंग में या बीजिंग में जो होने वाला है, और अभी जो ये बातें हो रही है जिसमें रशिया चाह रहा अमेरिका है, उसमें कहीं ना कहीं से इसकी भी बातें होंगी कि यूक्रेन युद्ध पे रशिया की क्या फॉरेन पॉलिसी हो। इसमें चीन से भी रशिया संभवतः मदद लेना चाहेगा। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हर देश के अपने हित हैं, हर देश की अपनी पॉलिसी है और हर कोई अपने हिसाब से चीजों को रखना समझना चाहता है। ट्रंप का बयान सामने आने के बाद हमारा स्वागत कर रहा है। नेतन्याहू पे मुर्दानी सी छा रही है। वो कोर्ट में जाके जजों को अड़का रहा है कि क्या मुझे नरक में ही भेज दोगे। वहीं कनाडा जो है वो सीरिया से अपने प्रतिबंध हटा रहा है और वहां पर अपना राजदूत नियुक्त कर रहा है। बहुत सारी और भी खबरें हैं, वक्त का तकाजा है, उनको यहीं छोड़ देते हैं। आपने तमाम जो है मुद्दों पर बारीकी से रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने का करेंगे प्रयास। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।